गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे ही आपको पता है कि इस कोरोना काल के अंदर आपकी जो क्लासें हैं वो बंद हो चुकी है, इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासें हैं वो उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए आपको जैसे कक्षाओं के अंदर बता दिया गया था कि ये कक्षाएं आपको ये ऑनलाइन क्लासें हैं, ये आपको एक या दो क्लासें यूट्यूब पर मिलेगी और यूट्यूब पर आपको एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसके अंदर जितनी भी क्लासें हैं वो आपको सभी विषयों की अन्य विषय हैं उनकी आपको उपलब्ध की जाएगी। ठीक है, तो इन क्लासों के अंदर आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जैसे कौन से चैप्टर है उनके आपको इनकी क्लासें उपलब्ध रहेगी। उसके बाद में समय समय पर आपको इन क्लासों के लिए जो भी क्वेश्चन है वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे और समय समय पर आपको टेस्ट पेपर है, एक या दो वीडियोस के बाद में आपको टेस्ट पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। आप उन टेस्ट पेपर के आधार पर क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना और जो तैयारी है उनमें आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर उन समस्याओं को लिखना और इन समस्याओं को आपको अगले वीडियोस के अंदर इनका निवारण कर दिया जाएगा। तो केमिस्ट्री के अंदर 12th केमिस्ट्री के अंदर आप आज आपको एक चैप्टर 7वां पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के तत्व वो आपको बताए जाएंगे। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीजें हैं बताई जा रही है और बोर्ड के ऊपर आप जहां पर भी बताया जा रहा है स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। ठीक है, और जो भी टेस्ट क्वेश्चंस है उनको साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा और उनको भी आप कॉपी में नोट करें। इनमें जो भी समस्या रहे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत करवाइए। ठीक है, तो इसके लिए आज आपको सबसे पहला जो चैप्टर है वो ये है चैप्टर नंबर 7, पार्ट 7 पी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, अब जैसे कि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि पी ब्लॉक के तत्व जैसे तत्वों को है 4 ब्लॉक में बांटा गया है एस पी डी तथा एफ के अंदर। इनकी जो डेफिनेशन है परिभाषाएं है सीधी सी है कि जो तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वही उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो पी ब्लॉक के तत्व के अंदर यह रहेगा कि इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में प्रवेश करेगा, पी कक्षक में प्रवेश करेगा, इसलिए इन तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। तो पी ब्लॉक की डेफिनेशन है पी ब्लॉक के तत्व, डेफिनेशन होगी वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो पी ब्लॉक के तत्वों को हम अवध सारणी में देखते हैं। तो पी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से वर्ग के होते हैं तो आपको पता है कि पहला और दूसरा वर्ग है वो होता है एस ब्लॉक के तत्व। फिर 3 से 12 तक के तत्व हैं वो होते हैं डी ब्लॉक के तत्व और फिर 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्व है वो पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इन सभी वर्ग 13 से 18 तक के सभी तत्वों के जो अंतिम इलेक्ट्रॉन लास्ट के इलेक्ट्रॉन है किस कक्षक में प्रवेश करते हैं अर्थात इनके अंदर पी कक्षक के अंदर प्रवेश करने के कारण वर्ग 13 से 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो अब हम अगर देखते हैं कि वर्ग 13 के तत्व, वर्ग 14, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17,
और वर्ग 18। तो हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन, वो आपको सबका आना चाहिए। तो जैसे ये वर्ग आ गया तो इसके अंदर हम देखते हैं, साथ में हम आवर्त का भी ध्यान देंगे। तो वर्ग 13 का पहला तत्व है, तो हम देखते हैं कि 13 अगर हमें आप इतना याद नहीं है तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं। जैसे आपको एक ट्रिक बताया गया है कि वर्ग 18 के तत्व हैं, उनका परमाणु क्रमांक है वो 2, 10, 18, 36, 54, 86 होता है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। तो वर्ग 18 का पहला हीलियम, फिर नियोन, फिर ऑर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनोन और फिर रेडोन होता है। इसका परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि हीलियम है वो आवर्त पहले का सदस्य है और ये दूसरे आवर्त का है। तो अगर देखते हैं हम इधर उल्टा चलते हैं तो ये हो गया कि नियोन से पहले है 9 नंबर होता है F, और F से 8 नंबर हो गया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से पहले तत्व आ गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से पहले वाला तत्व आ गया कार्बन, और उसके पहले वाला तत्व हो गया बोरोन। तो हम देखते हैं कि ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये नियोन आ गया 10। ठीक है, तो अब इस आधार पर आप अगर लिख दो पहले कि वर्ग 13 का पहला तत्व बोरोन, 14 का कार्बन, 15 का नाइट्रोजन, 16 का ऑक्सीजन, 17 का फ्लोरीन और 18 का हीलियम आ गया। तो ये आवर्त संख्या हो गई 2। ठीक है, इसके आधार पर अगर हम देखें नीचे के तत्व तो इनमें आपको ट्रिक याद रहनी चाहिए। तो जैसे वर्ग 13 के तत्व ये हो गए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ठीक है, वर्ग 14 के तत्व हैं वो देंगे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और लेड। ठीक है, और वर्ग 15 के तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आ गया। ठीक है, वर्ग 16 के तत्व हैं उनमें पहला आ गया ऑक्सीजन, फिर आ गया सल्फर, फिर आ गया सेलेनियम, फिर आ गया टेल्यूरियम और फिर आ गया पोलोनियम। ठीक है, और अब वर्ग 17 के तत्व उनमें पहला है फ्लोरीन, दूसरा आ गया क्लोरीन, तीसरा हो गया ब्रोमीन, चौथा हो गया आयोडीन और पांचवा हो गया एस्टेटिन। ठीक है, अब देखो इनका एक ट्रिक है कि अगर हम वर्ग 13 के तत्व हैं उनके बारे में अगर देखना चाहे तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, तो बैंगन, आलू, गन्ना, इन, थैला, ये याद रखने का ट्रिक हो गया। इसके अलावा वर्ग 14 के तत्व कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब देखो इसके अंदर काशी गए संत प्रभु, ये याद रखने का। वर्ग 15 के तत्व में नए, पुराने, ऐसे सब बिके, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेईमान, अगर आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। वर्ग 16 के तत्व हैं तो उ, से, टीपू या ओल्ड स्टाइल से टीपू, ओल्ड स्टाइल से टीपू, और इसका रहेगा हे नील आरती कर जीवन रहेगा। तो अब आपको क्या करना है कि हमने कक्षा 11 के अंदर वर्ग 13 और 14 के तत्व तो पढ़ लिए। अब इनका एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो एग्जाम के अंदर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रहेगा। देखो ध्यान रखना, जिस ब्लॉक का तत्व होता है ना तो लास्ट ब्लॉक वही रहना चाहिए, अर्थात अंतिम कक्षक है वो पी रहना चाहिए। और इनमें अपने को पहले से ही पता है कि जब बोरोन है, बोरोन का हमें सामान्य 5 परमाणु क्रमांक है तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो होता है 1s2 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे 2p1।
तो अगर हमने जैसे बोरोन का लिखा है 1s2 2s2 और 2p1, तो ये तो क्या हो गया, अक्रिय गैस विन्यास हो गया, इसको सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में नहीं माना जाता है। अब इसके लिए देखो ध्यान देना, ये आ गया 2s2 2p1, तो हम यहां पर हैं वर्ग 13 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 np1 आ जाएगा, np1 हो गया, ठीक है। अब जैसे इसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा है वर्ग 14 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आ जाएगा ns2 np2, ठीक है, एक और बढ़ा दिया। अब क्या करते हैं, इसमें एक और बढ़ा दो आगे ns2 np3 हो गया, और फिर आ जाएगा ns2 np4 आ गया, और वर्ग 17 के लिए ns2 np5 हो गया, और इसके लिए आ गया ns2 np6 हो गया। तो क्या होगा, जैसे जैसे वर्ग बढ़ रहा है p के अंदर पहले एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और लास्ट में कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब इसका पूर्ण कक्षक भर गया अर्थात ये अक्रिय गैस विन्यास हो गया, ठीक है। अब आपके वर्ग 13 और 14 के जो तत्व हैं वो तो केवल 11th में थे, अब 12th के अंदर आपको वर्ग 15, 16, 17 और 18 इन चार वर्गों के जो तत्व हैं इनके सामान्य गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं और इनके उपयोग, इनके बारे में इस पाठ के अंदर पढ़ना अपने को। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, तो वर्ग 15 का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया ns2 np3, इसका अर्थ है ns2 तो कोण बना हुआ है और np3 है ये ठीक अर्धपूर्ण है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व क्या होता है, ज्यादा होता है, और अधिक स्थायित्व के कारण इनके आयनन एंथैल्पी के मान इन 16 17 से ज्यादा होंगे। क्यों, ये 16 में np4 है तो ये होता है अपूर्ण, ये भी क्या है अपूर्ण, और ये क्या है वर्ग 18 के पूर्ण बड़े कक्षक है। तो हमेशा ये आपने पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंदर अर्धपूर्ण कक्षक हो या पूर्ण बड़े कक्षक हो उनका स्थायित्व ज्यादा होता है, और जिनका स्थायित्व ज्यादा होता है वो उनकी क्रियाशीलता भी थोड़ी कम होती है, और आयनन एंथैल्पी है जो रासायनिक गुणों के लिए मुख्य उत्तरदायी होती है, वो आयनन एंथैल्पी का मान भी क्या होगा, अर्धपूर्ण तथा पूर्ण बड़े कक्षकों वाले तत्वों का ज्यादा होता है। तो वर्ग 15 के तत्व और वर्ग 18 के तत्व ये ज्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है। तो आपको अगर क्वेश्चन आता है कि वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो ये रहेगा ns2 np3। अब जैसे मैंने वहां पर लिखा है आवर्त संख्या 2, तो ये आवर्त संख्या होगी 3, ये आवर्त संख्या होगी 4, ये 5 और ये छठे आवर्त के तत्व है। तो अब आपको जैसे आवर्त लिख दिया उसके अनुसार इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अगर जैसे नाइट्रोजन है आवर्त संख्या 2 का है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया सामान्य 2s2 2p3 हो गया, और फास्फोरस क्या हो जाएगा 3s2 3p3। जैसे जैसे आवर्त बढ़ रहा है ये 3 आ जाएगा, इसके लिए 4 आ जाएगा, इसके लिए 5 आ जाएगा, इसके लिए 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इस तरह से ना सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, हर वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये याद रहना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे कि जैसे पी ब्लॉक के तत्वों के अंदर पहले पढ़ेंगे हम वर्ग 15 के तत्व। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं वर्ग 15 के तत्व। वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 15 के तत्व, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि वर्ग 15 के पहले तत्व का नाम
नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये एंटीमनी और ये बिस्मथ। अब हम देखते हैं कि जैसे कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने बता दिया, अब जो नाम है इनमें हम देखते हैं कि अक्सर यही है पहला नियम कि वर्ग में ये एक वर्ग हो गया, कौन सा 15 वर्ग। तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो ये नियम होता है कि जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे परमाणु आकार बढ़ेगा और परमाणु आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान घटेगा और जैसे जैसे आयनन ऊर्जा का मान जितना ज्यादा कम होता जाएगा उन तत्वों में धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे। तो हम देखते हैं कि वर्ग किसी भी वर्ग में ले लीजिए जो पहले और दूसरे को छोड़ करके, अगर जैसे ऊपर है आवर्त संख्या 1 या 2 के तत्व हैं उनके अंदर वर्ग के अंदर पहले दूसरे तत्व है ये लगभग अधातु तत्व है। क्या है? अधातु तत्व। और जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे अधात्विक गुण घटेंगे और धात्विक गुण बढ़ जाएंगे। तो इसके अंदर हम देखते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस है, ये तो हो गए अधातु, ठीक है। एंटी आर्सेनिक और एंटीमनी हो गए उपधातु और बिस्मिथ हो गया धातु। तो इसके अंदर वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर अर्थात नाइट्रोजन से हम बिस्मिथ तक बढ़ते हैं तो अधातु के गुण क्या होंगे? घटते जाएंगे और धात्विक गुण बढ़ते जाएंगे। और धात्विक गुण बढ़ने का एक कारण बताया मैंने, आयनन एंथैल्पी के मान का कम होना, अर्थात आयनन एंथैल्पी कम होगी, इलेक्ट्रॉन टागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और जिसमें इलेक्ट्रॉन टागने की प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होती है उसमें धात्विक गुण उतना ही अधिक होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम कि जैसे ये सारे तत्व हैं, इन सब तत्वों को एक सामान्य नाम से जानते हैं, वो कहा जाता है निकोजेंस। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्ग 15 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? तो वो कहलाता है निकोजेंस। अर्थात ये वर्ग 15 के तत्व ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनसे बने यौगिक उनको अगर हम उपयोग में लेते हैं तो हमें दम घुटने लगता है, इसलिए निकोजेंस का अर्थ होता है दम घोटने वाले तत्व, ठीक है। और इनसे बने जो यौगिक होते हैं उनको कहा जाता है निकोनाइड्स, उनको बोलते हैं निकोनाइड्स, ठीक है। तो वर्ग 15 के तत्व है उनको निकोजेंस कहा जाता है, ठीक है। निकोजेंस का अर्थ होता है दम घोटने वाले तत्व। अब ये हम देखते हैं कि इनकी उपलब्धता है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में खूब अधिक 78% मात्रा में होती है, फास्फोरस है, दूध है, अंडे है, इनमें पाया जाता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ है, ये धातुएं होती है, इनकी उपलब्धता बहुत ही कम होती है प्रकृति के अंदर। तो सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हम अगर इन तत्वों के बारे में आगे और देखें कि जैसे मैंने बता दिया नाइट्रोजन, फास्फोरस है धातु, ये उपधातु, बिस्मुथ क्या हो गया? धातु तत्व है। अब अगर हम जैसे एक एक चीज के लिए देखें कि परमाणु आकार है, जैसे बता दिया आपको कि इनके गुण हैं और गुण के अंदर आपको जैसे एग्जाम के अंदर पूछे नहीं जाते लेकिन गुणों के बारे में आपको जानकारी देनी चाहिए ताकि हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की व्याख्या इनके इन गुणों के आधार पर कर सकते हैं। जैसे परमाणु आकार, परमाणु आकार तो हम देखते हैं कि वर्ग बनना या कोई सा भी वर्ग ले लीजिए, उसका एक पहला नियम है कि अगर वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ेंगे कोष की संख्या बढ़ती है, अर्थात एक कक्षा बढ़ती है और उसके बढ़ने के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ने पर परमाणु आकार बढ़ता है। तो परमाणु आकार है तो हम देखते हैं कि परमाणु आकार के लिए नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर बिस्मथ आ गया। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन से बड़ा आकार फास्फोरस, फास्फोरस से आ गया आर्सेनिक, आर्सेनिक से बड़ा एंटीमनी और फिर बिस्मुथ। ये आ गया परमाणु आकार का बढ़ता क्रम। ये है परमाणु आकार का
बढ़ता क्रम, ठीक है। और कारण लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ध्यान रखना क्योंकि कोश की संख्या बढ़ती है, ठीक है। अब चलते हैं हम, जैसे एक गुण पढ़ लिया परमाणु आकार, ये ऐसे चीजें हैं जिनके आधार पर हम इनके अन्य गुणों की व्याख्या कर सकते हैं। अब दूसरा रहेगा आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा ले लीजिए, आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा क्या होती है? कोई विलगित गैसीय परमाणु पृथक किया हुआ गैस रूप में जो परमाणु होता है, उस परमाणु में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन है वो निकालते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी या जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वो ऊर्जा क्या कहलाएगी? आयनन ऊर्जा। विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वह ऊर्जा उस तत्व की आयनन ऊर्जा कहलाती है। अब हम देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान है वो निर्भर करता है परमाणु के आकार पर, परमाणु के आकार पर। अगर जैसे परमाणु का आकार है बड़ा होगा, परमाणु का आकार बड़ा होगा, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? आयनन ऊर्जा वो होगी कम। तो जैसे यहां पर लिखा है कि नाइट्रोजन से बड़ा आकार किसका हो गया? बिस्मथ का। इसका मतलब बिस्मथ के अंदर आकार बड़ा होने के कारण इसकी आयनन ऊर्जा है वो सबसे कम होगी, ठीक है ना। अर्थात इलेक्ट्रॉन टांगने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो आयनन ऊर्जा का जो प्रभाव है, तो उसके कारण अगर आयनन ऊर्जा कम है, इसका मतलब परमाणु का आकार क्या है? बड़ा है, और बड़ा है तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। तो अगर हम आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में लिखें, आयनन ऊर्जा के वर्ग 15 के तत्वों को आयनन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में, तो हम देखते हैं आकार छोटा किसका है? नाइट्रोजन का है। आकार छोटा आयनन ऊर्जा अधिक, और आकार बड़ा आयनन ऊर्जा कम। तो इसके लिए अगर हम आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम लिखना चाहें, तो सबसे ज्यादा होगी बी आई की। अगर हम ऐसे देखें, एन है पी, ए एस, एस बी और बी आई। आकार बड़ा है बी आई का, आकार छोटा है एन का, तो बी आई की आयनन ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, सॉरी कम होगी, और आयनन ऊर्जा का मान है बढ़ेगा किसमें? नाइट्रोजन में। क्यों? नाइट्रोजन का आकार क्या हो गया? छोटा, आकार छोटा आयनन ऊर्जा ज्यादा, आकार बड़ा आयनन ऊर्जा कम। तो आयनन ऊर्जा कम किसकी है? बी आई की है। तो बी आई के अंदर इलेक्ट्रॉन टांगने की प्रवृत्ति क्या होती है? सबसे ज्यादा, ठीक है। इसलिए ये धातु तत्व है जो मैंने यहाँ पर भी आपको बताया। और जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर बढ़ते हैं, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन टांगने की प्रवृत्ति कम होती जाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन टांगने की प्रवृत्ति कम होती है वर्ग में ऊपर बढ़ते हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बाद में लेने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगर लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है तो उसका दूसरा रूप होता है आयनन ऊर्जा के विपरीत, वो विद्युत ऋणता के लिए होता है। आकार छोटा, विद्युत ऋणता ज्यादा, अर्थात इलेक्ट्रॉन खींचने की लेने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो तीसरा अगर हम ये गुण लिखें, विद्युत ऋणात्मकता या विद्युत ऋणता, तो हमने जैसे पढ़ा है कि FON इनके अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता है क्लोरीन की होती है, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम नाइट्रोजन की। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन है उसकी विद्युत ऋणता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। और इसका सबसे पहला कारण ये है कि इसका आकार छोटा है। तो विद्युत ऋणता के अगर हम लिखें इनमें एन पी ए एस एस बी और बी आई, तो इसमें हम देखते हैं कि विद्युत ऋणता है वो सबसे ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, उससे कम होगी फास्फोरस की, उससे कम होगी आर्सेनिक की, उससे कम होगी एंटीमनी, और लास्ट में सबसे कम होगी बिस्मथ की, ठीक है। तो इस आधार पर हम आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणता है, इनके आधार पर हम इनके रासायनिक गुणों की हम व्याख्या कर सकते हैं कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, ठीक है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, अर्थात वो हमेशा ही धनायन के बजाय अपना अस्तित्व पूरा करने के लिए
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जिनकी आयनन ऊर्जा है कम होती है या विद्युत ऋणता कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना स्तर पूरा कर लेते हैं। और अधिक विद्युत ऋणी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना स्तर पूरा कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो कभी भी धातु नहीं होते हैं, वो अधातु होते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है वो धातु तत्व होते हैं। तो इस प्रकार से हमने वर्ग 15 के तत्वों के परमाणु आकार, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता, इन तीनों के बारे में पढ़ा है। इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर के इनको लिख लें। चलो इसके बाद में हम देखते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता के बाद में इनके धात्विक गुण हैं, जो मैंने पहले बता दिया कि धात्विक गुणों के अंदर नंबर अगर 4 लिख दिया, धात्विक गुण, धात्विक गुण है, आयनन ऊर्जा का मान घटेगा, धात्विक गुण बढ़ेंगे। तो आयनन ऊर्जा के अंदर अगर देखें N, P, As, Sb और Bi, तो आयनन ऊर्जा का मैंने यहाँ पर लिखा है नाइट्रोजन की ज्यादा है और Bi की सबसे कम है, तो जिसकी आयनन ऊर्जा कम होगी उसमें धात्विक गुण ज्यादा होंगे। तो ये हो गया इसमें धात्विक गुण का बढ़ता क्रम। तो हम ऐसे देखें तो ये दो तत्व क्या हो गए, धातु तत्व हो गए, ये दो क्या हो गए, उपधातु हो गए, और ये क्या Bi क्या हो गया, धातु तत्व हो गया। ठीक है, तो ये धात्विक गुण के लिए आ गया। अब हम एक गुण और है, वो है पांचवा, गलनांक। अब इसके अंदर अगर हम गलनांक के लिए देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, परमाणु भार बढ़ता है। ठीक है, और परमाणु भार बढ़ता है तो उनके गलनांक बढ़ते हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप वैसे Bi का गलनांक है वो Sb से कम हो जाता है। Bi का परमाणु भार ज्यादा है लेकिन गलनांक क्या है, Sb से, एंटीमनी से क्या है, कम है। अब ऐसा क्यों, इसके लिए गलनांक के लिए एक ये चीज आती है कि ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाए कि Sb का गलनांक Bi से अधिक क्यों है। Sb का गलनांक Bi से अधिक है, वैसे होना क्या चाहिए, Bi का गलनांक ज्यादा होना चाहिए। क्यों, इसका परमाणु भार है वो ज्यादा है। क्यों, मैंने कारण बताया कि जैसे ही वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो परमाणु भार बढ़ने से उनके गलनांक बढ़ते हैं, और ये जो गलनांक है गलन के लिए ये निर्भर किस पर करते हैं, तो Sb का गलनांक Bi से अधिक होता है। अब इसके लिए एक सीधी सी सिंपल थ्योरी है, जैसे हर एक तत्व गलन, इसका मतलब ठोस में है। ठीक है, अगर हम N को N से जोड़ दिया N2 बन गया, P को P से जोड़ दिया, As को S से जोड़ दिया, Sb को Sb से जोड़ दिया, Bi को Bi से जोड़ दिया, तो जब ये क्रिस्टलित होते हैं एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनके मध्य रासायनिक बंध बनते हैं। ठीक है, और इन रासायनिक बंधों के अंदर ये होता है कि एक चीज है कि अगर ये रासायनिक बंध बनेंगे तो जिसमें जितने ज्यादा रासायनिक बंध बनेंगे, बंधों की संख्या ज्यादा होगी, उसका गलनांक ज्यादा होगा। क्यों, एक बंध को तोड़ना, दो को तोड़ना, तीन को तोड़ना, चार को तोड़ना, पांच को तोड़ना, जैसे जैसे बंध ज्यादा होंगे उनको तोड़ने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से जैसे जैसे बंध ज्यादा बनेंगे वैसे वैसे उनके अंदर गलनांक है वो बढ़ते जाएंगे। और ये दूसरा परमाणु भार बढ़ता है तो भी गलनांक बढ़ता है। तो अब हम देखते हैं कि Bi है, इसका परमाणु भार सबसे ज्यादा है लेकिन गलनांक के लिए Sb से थोड़ा कम हो गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जैसे इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था
वो होता है NH2NP3। ठीक है, तो आवर्त सारणी के अंदर जो भारी तत्व है, अब भारी तत्व किसे कहा जाता है? आवर्त संख्या 6 वाले तत्वों को, 5 और 6 के तत्वों को भारी तत्व है। ये लगभग है 5वें और 6ठे आवर्त वाले तत्व धातु तत्व होते हैं। ठीक है, इन तत्वों के अंदर अगर हम देखें वर्ग 15 में, तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉन जो है NH2NP3 होता है। तो अगर हम देखें इनकी संयोजकता कोष कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष है, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। ठीक है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। अब अगर ये रासायनिक बंध बनाने में भाग ले रहे हैं तो अब ध्यान देना, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 और 3, कुल कितने हो गए? 5। इसका मतलब ये 5 बंधों की संख्या है। बंधों की संख्या वो कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर 5 का हम देखें गलना के लिए, तो ये देखिए जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और Bi, तो ये क्रम होना चाहिए, बढ़ता क्रम। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पर पहला जाएगा Bi और उसके बाद में आएगा Sb। ये नहीं होगा, ये रहेगा। अब इसका कारण देखो, आवर्त सारणी में सभी छठे आवर्त के तत्व हैं जिनमें p ग्रुप वाले विशेष है। उनके अंदर क्या होता है कि NH2 संयोजकता कोष की गुण NH2 है, ये इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और बंध बनाने में जब भाग नहीं लेंगे तो इनको कहा जाता है अक्रिय या निष्क्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म, युग्म का मतलब 2, तो S के अंदर है ना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहलाता है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय या निष्क्रिय, अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है, अब इसको हम परिभाषित कर दें। किसी तत्व के संयोजकता कोष में उपस्थित NH2 इलेक्ट्रॉनों का रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेना अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। अब देखो इसका फर्क क्या पड़ेगा कि अगर हम देखें कि संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये रासायनिक बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 होगी। लेकिन Bi के अंदर ये रहेगा अक्रिय युग्म प्रभाव, तो Bi के अंदर NH2 के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, तो Bi के अंदर क्या होगा? केवल NP3 अर्थात रासायनिक बंधों की संख्या कितनी होगी? केवल 3 होगी। और जब 3 बंधों की संख्या होगी और बाकी में क्या रहेगा? 5 रहेंगे, तो जैसे बंधों की संख्या घटेगी तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे Sb का गलनांक Bi से अधिक क्यों होता है? यह हम ऐसे भी होता है Bi का गलनांक Sb से अधिक क्यों होता है जबकि Bi का परमाणु भार अधिक होता है? तो इसका सीधा सा उत्तर है क्योंकि Bi के अंदर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये 3 बंध बनाता है। कितने? 3। इस कारण से इसका गलनांक कम होगा, जबकि Sb के अंदर अक्रिय युग्म प्रभाव न होने के कारण ये 5 बंध बनाएगा, अतः इसका गलनांक अधिक हो जाएगा। सिंपल से रूप में लिखना चाहिए तो ये हो गया Bi के अंदर अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण इसमें बंधों की संख्या 3 होती है, जबकि Sb के अंदर अक्रिय युग्म प्रभाव न होने के कारण इसकी बंधों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। इसलिए Sb का गलनांक Bi से ज्यादा होता है या Bi का गलनांक Sb से कम होता है। ठीक है,
इन क्वेश्चनों को ध्यान रखना। अब आते हैं इनके अंदर कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिनको हम अलग नाम से जानते हैं। अब ये आता है, ये ध्यान देना। जैसे कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं KNO3 और NaNO3। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट और इसको कहा जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट है, इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको कहते हैं इंडियन साल्टपीटर, इंडियन साल्टपीटर। और सोडियम नाइट्रेट को कहा जाता है चिली साल्टपीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि चिली साल्टपीटर किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना चिली साल्टपीटर है वो सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है NaNO3। और इंडियन साल्टपीटर है उसको पोटेशियम नाइट्रेट को कहा जाता है और इसका सूत्र होता है KNO3 होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर ना कोई जैसे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो वो याद रख लेना KNO3 और NaNO3। KNO3 को इंडियन साल्टपीटर, NaNO3 को चिली साल्टपीटर और इसको चिली सोडा भी कह सकते हैं। साल्टपीटर है ना सोडा, यहाँ पर है सोडा, चिली का सोडा, इंडियन का सोडा, सोडा साल्टपीटर। साल्टपीटर अंग्रेजी का नाम है, सोडा हिंदी का नाम। तो चिली का सोडा ये हो गया NaNO3, इंडियन का सोडा KNO3। ठीक है ना, तो ये छोटे क्वेश्चनों के अंदर इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये जान इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब है रासायनिक गुण। हमें किसी भी वर्ग के तत्वों के रासायनिक गुणों को अगर पढ़ना है तो हमें सबसे पहली चीज है वो याद होनी चाहिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था या संयोजकता। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर हमें ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या का पता नहीं है तो हम उनके साथ में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में अपने को कुछ भी पता नहीं रहेगा। तो हम देखते हैं कि रासायनिक गुण है वो निर्भर करेगी किस पर, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या। अगर हमें ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या ज्ञात करनी हो तो उसका सीधा सा सिंपल तरीका है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वर्ग 15 के तत्वों का NH2 NP3। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन S में और P में है, ये NS और ये NP, P में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर ये तत्व अपना अष्टक पूरा करना चाहे तो पहला तरीका ये है कि इनके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे 3 ग्रहण कर सकते हैं। मान लीजिए एक ये ग्रहण किया, एक ये ग्रहण किया और ये ग्रहण किया, तो इसका अष्टक क्या हो गया पूरा। 3 ग्रहण किया तो ऑक्सीजन अवस्था क्या हो गई -3। ठीक है, अब क्या करते हैं यदि ये 3 है, यदि ये 3 अगर इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहे हैं और साझा कर लिया 3 से, क्या कर लिया साझा, और वो हो गई +3। ठीक है, अब दूसरी
इसके साथ कोई साझा होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो जो ऊर्जा बंध बनाते समय ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा क्या करती है, इस युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसको भी क्या कर देती है, ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके किस में जाता है, रिक्त डी कक्षक में। अब एक चीज ध्यान देना विशेष रूप से, संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था कितने इलेक्ट्रॉन लेता है या कितने इलेक्ट्रॉन देता है उसके बराबर होती है। इसके अलावा अगर आप ये ध्यान दीजिए कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कितने ए युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो हम देखते हैं कितने युग्मित है, 1 2 3, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 3 होगी। अब क्या होता है, कुछ तत्वों में ये वाला इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा ग्रहण कर NS से D में चला गया, रिक्त D में चला गया, तो अब हम देखते हैं इसकी ऑक्सीजन अवस्था अब कितनी होगी, +5 हो गई। ठीक है, तो वर्ग 15 के जो तत्व है सामान्य रूप से -3 जब 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जब 3 से साझा करते हैं तो +3, और जब 5 से साझा करते हैं तो वो वे +5, और वो +5 है ऑक्सीजन अवस्था केवल वे तत्व दर्शाएंगे ध्यान देना, +5 वे तत्व +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं जिनमें क्या होना चाहिए, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होना चाहिए। अब वो रिक्त डी कक्षक होंगे कैसे, अगर हमने यहां पर देखो पहले हमने जैसे 11 में पढ़ा डी, अगर हमने ऐसे लिखे 1 2 3 4 5, तो हम पढ़ा 1D नहीं होता है, 2D नहीं होता है, 3D होता है, 4D होता है, 5D होता है। ठीक है, अगर हम पहले लेते हैं नाइट्रोजन के लिए, अगर हम नाइट्रोजन के लिए देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा भाई इसके अंदर, तो हम देखेंगे नाइट्रोजन 2s और 2p, नाइट्रोजन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 है युग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर हमने यहां पर ये लिख दिया कोई रिक्त डी कक्षक, तो ये रिक्त है और उसको हमने लिखा डी, तो अगर 2s है 2p है तो यहां पर क्या होना चाहिए, 2d होना चाहिए, क्या अगला कक्षक अधिक ऊर्जा वाला, और 2d, जबकि 2d क्या होता है, होता ही नहीं। तो नाइट्रोजन के पास में क्या है, रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है, और जिनके पास में रिक्त डी हो वही +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ये सिंपल सा नियम है। तो नाइट्रोजन है +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं है। अन्य तत्व है, ठीक है ना, अगर हम देखो फास्फोरस लेते हैं, किसके लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, और फास्फोरस के लिए आ जाएगा ये, अगर हम देखें 2s की जगह आ जाएगा 3s और 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और नाइट्रोजन में 2p की जगह आ जाएगा 3p, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और यहां पर है, ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, ये आ जाएगा 3d, ये रहेगा रिक्त, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ऊर्जा ग्रहण कर यहां से किस में आ गया, रिक्त डी कक्षक में आ गया, और रिक्त डी कक्षक में आने के कारण ये फास्फोरस और अन्य तत्व हैं वो +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जैसे इससे पहले मैंने बताया Bi केवल +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, Bi केवल +3 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि उसके पास में रिक्त डी कक्षक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि Bi के पास रिक्त डी तो है, लेकिन अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो NS इलेक्ट्रॉन है, 2 NS2
जबकि NCl5 नहीं बनता है। तो सीधा सा नियम है कि जब NCl3 बनेगा और NCl5 नहीं बनेगा तो NCl3 क्यों बनता है? क्यों? नाइट्रोजन के पास में 3 एक इलेक्ट्रॉन है तो वो Cl से साझा करके बना लेगा, जबकि NCl5 है वो नहीं बनेगा। क्यों? नाइट्रोजन के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण वो +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए NCl5 नहीं बनता। एक ये भी क्वेश्चन आता है, इसमें ध्यान देना। दूसरा है कि PCl5 बनता है जबकि NCl5 नहीं बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? PCl5 बनता है, क्यों? P के पास रिक्त डी कक्षक उपलब्ध होने के कारण ये +5 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि NCl5 में है तो N के पास में रिक्त डी कक्षक उपलब्ध नहीं होने के कारण ये NCl5 नहीं बनेगा। तो ये चीजें ध्यान देना आपको, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चन है, यही एक इंपॉर्टेंट रहते हैं 2 क्वेश्चन, उनके उत्तर में विशेष रूप से आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास, अगले क्लास के अंदर आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें विशेष छोटे प्रश्न हैं उनका ज़्यादा समावेश करूंगा मैं, ठीक है। इन क्लासों को आप अच्छी तरह से देख करके इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो बाद में आपको एक एक मैं यहाँ पर अगली क्लासों के अंदर हर एक जैसे समूह पूरा होगा, वर्ग पूरा होगा, उसमें आपको क्वेश्चन देते रहेंगे। आपको यही एक काम करना है कि जैसे आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और इसका लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को देख करके इसका लाभ उठाएं और एग्जाम के अंदर इनसे संबंधित